हेलो बच्चों, प्रथम कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी, फिजिकल केमिस्ट्री के सोल्यूशन और मोल कंसेप्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मोलैरिटी। तो अपन इसमें देखेंगे किस तरह से इसकी थ्योरी है, इसके बाद किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट और जेई एग्ज़ाम के लिए किस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इस टॉपिक से पिछले 10-15 साल का अगर एनालिसिस देख ले तो फ्रिक्वेंटली ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर में तो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों मोलैरिटी के बारे में, है ना। तो मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म होती है और इसको अपन कैपिटल एम से दिखाते हैं। इसका दूसरा नाम है मोलर कंसंट्रेशन। क्या नाम है इसका दूसरा? मोलर कंसंट्रेशन इसका दूसरा नाम है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो कोई 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन है और इसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो देखो बच्चों, अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पर ए से अपन दिखाएंगे सॉल्वेंट को और बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसको? सल्यूट को। तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स मेनली होते हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सल्यूट है। तो सल्यूट क्या होता है कि यदि हम देखें कि वाटर ले लें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, तो वाटर ले लिया, इसमें NaCl डाल दिया, तो यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर और NaCl हो जाएगा सल्यूट। यानी अगर लिक्विड में किसी सॉलिड को डिजॉल्व किया गया है तो लिक्विड होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो सॉलिड है वो क्या होगा? सल्यूट होगा। अगर दो लिक्विड की बात करते हैं कि दो लिक्विड से मिलकर कोई सोल्यूशन बन रहा है तो इसमें केस डिफरेंट होगा थोड़ा। वहाँ पर जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है वो होगा सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होगा सल्यूट। जैसे अपन ने मान लिया कि एक सोल्यूशन है जिसमें वेट के हिसाब से 52% वाटर है और क्या है, 48% इथेनॉल है वेट के हिसाब से। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर कि वाटर सॉल्वेंट है और जो सल्यूट है वो कौन होगा? इथेनॉल होगा। और इसका उल्टा करते हैं अपन कि कोई सोल्यूशन है जिसमें 55% इथेनॉल है वेट के हिसाब से और 45% मान लो वाटर है, वाटर है वेट के हिसाब से। W/W यानी वेट बाय वेट लिखते हैं। W/W का मतलब वेट बाय वेट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो होगा वो कौन होगा? अल्कोहल होगा, और जो सल्यूट होगा वो वाटर होगा। क्लियर है बच्चों कि यहाँ पर सोल्यूशन के अपन ने दो केस देखे कि यदि पहला कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको अपन किसी लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो जब सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो वो सॉलिड होता है सल्यूट, और जो लिक्विड होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट। ठीक। और यदि दो लिक्विड कंपोनेंट्स है मान लो, तो दो लिक्विड कंपोनेंट्स है तो उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि वेट के हिसाब से किसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो जिसका परसेंटेज वेट के हिसाब से ज़्यादा है वो कहलाएगा सॉल्वेंट और कम वाला कहलाएगा सल्यूट। यहाँ पर ने ये एक एग्जांपल देखा कि एक सोल्यूशन है जिसमें 52% वेट बाय वेट यानी वेट के हिसाब से वाटर है और 48% यहाँ पर एल्कोहल है। तो अपन बोलेंगे कि वाटर यहाँ ज़्यादा परसेंटेज में है वेट के हिसाब से, तो वाटर जो होगा सॉल्वेंट होगा और सल्यूट कौन होगा? इथेनॉल होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल 2 की बात करें कि यहाँ 55% इथेनॉल है और 45% वाटर है बाय वेट। तो यहाँ इस केस में सॉल्वेंट जो होगा वो कौन होगा? इथेनॉल होगा, और सल्यूट जो होगा वो कौन होगा? वाटर होगा। तो मोलैरिटी जो डिफाइन होती है मेनली वो किसके लिए होती है? वो होती है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। सॉलिड इन लिक्विड यानी सल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। तो मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन अपन देख रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को दिखाया जाता है N से, है ना, N से दिखाते हैं, और B है मतलब सल्यूट, और A से दिखाएंगे अपन सॉल्वेंट को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन
इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ अ solution is called molarity of that solution। तो ये NB, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स और B मतलब सोल्यूट के। तो ये फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अपन में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये कहलाता है मोलैरिटी। अब आपको पता है बच्चों, अपन ने कई बार पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और अपन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये हो गया मास या वेट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, सोल्यूट इन ग्राम्स। और अपन में क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये हो जाएगी क्या? मोलैरिटी। ठीक, इस फार्मूले में यदि हम रख देते हैं ये, तो ये बनता है WV ग्राम अपान में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1 अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ये फार्मूला बनता है मोलैरिटी का। इसको यदि हम मिलीलीटर में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इंटू में 1000 और अपान में मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो इस फार्मूले की हेल्प से अपन मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन आता है कि यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो यूनिट क्या होगी? यूनिट यहाँ हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं। और नीचे क्या लिया है? यहाँ पर वॉल्यूम लिया है लीटर में। तो मोल पर लीटर जो होगी वो यूनिट होगी मोलैरिटी की। मोलैरिटी की यूनिट हो गई मोल पर लीटर। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि क्या इस यूनिट पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? उस चीज़ को अपन देखते हैं। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं सपोज, तो क्या है यहाँ पर इसमें देखिए वेट, तो वेट पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो ये पेन है, इसका मास सुबह भी जितना था उतना ही अभी है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास जितना मॉर्निंग में था उतना ही इवनिंग में रहेगा, उतना ही आफ्टरनून में रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता रहेगा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में, और उसके वेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे आगे चलें तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ग्लूकोज ले लिया आपने सोल्यूट के फॉर्म में, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना है? 180 है बच्चों, है ना, 180 है। तो 180 मोलर मास है इसका, तो इसे मोलर मास 180 ही बना रहेगा। सुबह शाम दोपहर कभी भी आप देखेंगे तो इसके मोलर मास पर एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। अब ये टर्म देखिए कि इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर वॉल्यूम, बोले वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाएं अगर हम तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब ये मोलैरिटी जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब मोलैरिटी डिक्रीज हो गई। तो ये एक ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर बढ़ा दें हम तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाती है? इसकी वैल्यू कम हो जाती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट होती है। इससे आगे चलते हैं बच्चों, हम वापस इस फार्मूले पे आते हैं कि m क्या होता है। हमने क्या लिखा? NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इसको इधर ले चलें अपन, तो ये क्या हो जाएगा? NB इक्वल्स टू M इंटू V लीटर। मान लो कोई सोल्यूशन आपको दे दिया है और उसकी मोलैरिटी दे रखी है, सपोज टू उसका वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर, और आपसे बोला कि इसमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब एक चीज़ और देखिए बच्चों कि यहाँ पर यदि हम क्या करें कि वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लें, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट।
तो पहला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में लेके हम निकाल सकते हैं। और यदि हमको निकालना है नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि ये m मोलरिटी और वॉल्यूम को ले लेंगे मिलीलीटर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं इससे बच्चों कि यदि कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दे रखा है x% वेट बाय वॉल्यूम। अब ये x% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको जो सॉल्यूट है उसका वेट लेना है और जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेना है। मान लो आपको बोल दिया 49% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ml of the solution, present in 100 ml of the solution। क्लियर है बच्चों कि कोई सोल्यूशन है, मान लो आपको बोल दिया 25% NaOH वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि NaOH का वेट होगा कितना 25% और टोटल सोल्यूशन जो है वो कितना होगा 100 ml। तो ऐसा कोई केस हो कि जिसमें सोल्यूशन का कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम में दे रखा हो, कितना दे रखा हो x% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, ये x% दे रखा है वेट बाय वॉल्यूम और इसमें अपन क्या करेंगे कि मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो 10x/mv ये फार्मूला यूज होगा जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम में दिया हुआ है। अब इससे मिलती जुलती एक और टर्म है बच्चों, उसको अपन देखते हैं। एक है वेट बाय वेट, x% वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब है कि यहाँ x% वेट बाय वेट बोला गया है, इट मीन्स x ग्राम ऑफ द सॉल्यूट है और प्रेजेंट इन व्हाट, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कि x% वेट बाय वेट दिया गया है, इसका मतलब है x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जब ये इस तरह की टर्म दी गई है उस टाइम पे हमको मोलरिटी निकालना है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे 10 और ये परसेंटेज वेट बाय वेट और इनटू डेंसिटी और अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर ये जो D है ना बच्चों, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, और वो किस में, ये यूनिट यहाँ है इसकी ग्राम पर ml, या फिर इसको अपन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या कुछ बुक्स में इसको ग्राम पर cc बोल सकते हैं। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। ओके, तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। अब इस डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन से मिलती हुई जुलती एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है बच्चों। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो कोई लिक्विड है उसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशो होता है, और बीइंग अ रेशो इट इज यूनिटलेस। ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो डेंसिटी जो होती है उसको अपन बोलें ग्राम पर ml है, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलना होगा तो केवल अपन बोलेंगे कि D है। तो यहाँ पर अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी जाती है तो भी इस फार्मूले में अपने को ये D रखना है और ये सॉल्व करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर हो गया, डेंसिटी ठीक ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है। इससे थोड़ा सा हम आगे चलें कि मान लो ये है कि एक सोल्यूशन है कोई 1 मान ले, एक ये दूसरा सोल्यूशन है 2 और एक ये सोल्यूशन है 3। मान लो 3 बच्चे हैं, राम, श्याम और मोहन। इन्होंने क्या करा, राम ने एक सोल्यूशन बनाया जिसकी मोलरिटी m1 है और v1 इसका वॉल्यूम है। श्याम ने क्या करा, दूसरा सोल्यूशन बनाया जिसकी मोलरिटी
क्या है, M2 है और वॉल्यूम V2 है। और तीसरा सोल्यूशन मोहन ने बनाया ये M3 जिसकी मोलरिटी है और V3 जिसका वॉल्यूम है। और ये तीनों जो सोल्यूशन हैं सेम सोल्यूट के हैं। सपोज ग्लूकोज ले लिया अपन ने, तो ग्लूकोज ले लिया, तीनों में ग्लूकोज है और तीनों में सॉल्वेंट भी सेम है, मतलब सपोज वाटर ले लिया, तो अपन ये 3 सोल्यूशन हमारे पास हो गए। किसके, ग्लूकोज के 3 सोल्यूशन किसमें, सॉल्वेंट वाटर में हो गए। अब ये 3 सोल्यूशन है और ये बैठा है पिंटू है। इस पिंटू ने क्या करा, बदमाशी करके इन तीनों सोल्यूशंस को मिला दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जो एक कॉमन सोल्यूशन मिलेगा उसकी मोलरिटी जो आएगी, रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलरिटी जो आएगी वो अपन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 और अपन में V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि 4 सोल्यूशन होंगे तो अपन और आगे चले जाएंगे, 5 हो, 6 हो, 7 हो। इस तरह से हम जो एक कॉमन सोल्यूशन मिलेगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलेगा, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन जो मिलेगा उसकी मोलरिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक दूसरा केस देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का। किसका केस है, डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन का केस देखते हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट का कुछ वॉल्यूम ऐड करना। सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड करना, कोई सोल्यूशन है और उसमें अपन ने क्या करा, सॉल्वेंट का कुछ वॉल्यूम ऐड कर दिया। जैसे मान लो 1 लीटर NaCl का एक सोल्यूशन बना हुआ है जिसकी मोलरिटी 1m है सपोज, और इसमें हमने क्या कर दिया, 4-5 लीटर वाटर मिक्स कर दिया। तो अपन बोलेंगे कि अब जो सोल्यूशन है वह डाइल्यूट हो गया है। क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। डाइल्यूट हो गया है, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन कम हो गया है। क्या हो गया है, कंसंट्रेशन कम हो गया है। तो इसको अपन देखते हैं किस तरह से इस डाइल्यूट सॉल्यूशन की अपन मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो जब किसी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं बच्चों, डाइल्यूट करते हैं, तो मान लो ये कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी है, M1 है और V1 इसका इनिशियल वॉल्यूम है। इनिशियल मोलरिटी M1 हो गई और इनिशियल वॉल्यूम हो गया V1। मतलब ये कौन सा केस है, बिफोर डाइल्यूशन वाला केस है। कौन सा केस है, बिफोर डाइल्यूशन वाला केस है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें VmL वाटर ऐड कर दिया सपोज हमने, और VmL वाटर ऐड कर दिया तो ये सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है M2 और वॉल्यूम जो मिला हमको V2। अब यहाँ देखना है कि ये क्या है, ये फाइनल केस है ना। तो फाइनल मीन्स आफ्टर डाइल्यूशन वाला केस है। क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये बिफोर डाइल्यूशन हो गया और ये हो गया आफ्टर डाइल्यूशन हो गया। अब यहाँ M1 और M2 हमने क्या देखा अभी कि जब सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन कब हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन कब हो जाएगा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो M2 होगा वो M1 से छोटा होगा। मतलब फाइनल सोल्यूशन की जो मोलरिटी आएगी वो इस मोलरिटी से M1 से कम होगी, और जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और ये वॉल्यूम कैसा हो, कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम इस वॉल्यूम को, कैसे निकाल सकते हैं। इस वॉल्यूम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट मिनट, इस वॉल्यूम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये इनिशियल वॉल्यूम था हमारा V1 और इसमें हमने क्या करा, VmL वाटर ऐड कर दिया है। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल सोल्यूशन, यानी फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा ये। तो इस केस में जब क्या करते हैं, किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं। सपोज ये M1 V1 एक सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, उसमें हमने क्या करा, VmL वाटर ऐड कर दिया। VmL वाटर ऐड करके इसको डाइल्यूट बना दिया। डाइल्यूट बना दिया मीन्स कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो इसका मतलब जो ये फाइनल सोल्यूशन मिला है M2 मोलरिटी है इसकी और वॉल्यूम V2 है, तो ये मोलरिटी M2 जो होगी वह M1 से कम होगी, और ये वॉल्यूम जो होगा
इनिशियल वॉल्यूम में कुछ और वॉल्यूम ऐड करा था, तो इसलिए ये फाइनल वॉल्यूम जो होगा ये ज़्यादा होगा बजाय के इनिशियल वॉल्यूम के। तो ये फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू मेक इट डाइल्यूटेड। ओके, सो ये आ जाएगा V2। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 का यूज़ करेंगे। मतलब ये इनिशियल मोलरिटी इनटू इसका मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम के साथ में, और ये हो गया फाइनल, यानी फाइनल मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, और ये फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये आफ्टर डाइल्यूशन है और ये बिफोर डाइल्यूशन है। तो इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। कब किया जाता है, जब सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं, तो इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है, ये बिफोर और ये फाइनल मतलब आफ्टर डाइल्यूशन। इससे थोड़ा सा आगे चले हम, मान लो ये कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, x है, और इस x में हमने क्या करा, कोई दूसरा सॉल्यूशन y इससे रिएक्ट करा दिया और प्रोडक्ट्स बना दिए, मतलब एक रिएक्शन हो गई व्हेन टू सब्सटेंसेस सपोज x एंड y। तो एक x और y दो सब्सटेंसेस है जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे कि कितना, किस सब्सटेंस की कितनी मोलरिटी, किस सब्सटेंस का कितना वॉल्यूम जो है दूसरे सब्सटेंस के कितने वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, कितनी मोलरिटी का दूसरा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या है, x एक रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्शन करने वाला, जो y दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है ना। तो दो सब्सटेंसेस हो गए x और y जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और ये N1 और N2। तो ये पढ़ा है अपन ने बच्चों, ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, x हो गया यहाँ पे है ना, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, ऑफ x, और ये N2 क्या हो गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ y। तो एक बार फिर रिकॉल करा दें बच्चों हम, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब क्या, कि कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर प्रेजेंट रहते हैं उनको बोला जाता है क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सपोज आपसे बोला गया कि ये क्या है, हाइड्रोजन है, और इससे नाइट्रोजन को रिएक्ट करा के अमोनिया बनाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख देंगे और प्लस का साइन लगा देंगे, मतलब रिएक्शन हो रही है। ये एरो लगा दिया, मतलब ये प्रोडक्ट बनने जा रहा है, ये रिएक्टेंट्स है। तो केमिस्ट्री में ये इस तरह की इक्वेशन लिखना ये इनकरेक्ट तरीका है। ये रिएक्शन तभी सही मानी जाती है जब पूरी तरह से ये क्या हो, हाँ, बैलेंस्ड हो। तो बैलेंस्ड करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ 3 का और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर टाइप्स। इधर जितने एटम जिस सब्सटेंस के हैं उतने ही एटम दूसरे उतने ही एटम राइट हैंड साइड में उसी सब्सटेंस के होने चाहिए। और यहाँ पर नाइट्रोजन के सपोज 2 एटम हैं, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 6 हैं, तो हाइड्रोजन के 6, यानी दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 3 है ना, इसको हम बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, और ये कुछ नहीं है, मीन्स 1 नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये हो गया अमोनिया का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस तरह से जब 2 सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करते हैं, 2 सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, mx vx और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n1, और दूसरा my vy और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n2। मतलब ये हो गया m इंटू v, यानी m x, यानी x की मोलरिटी, x का वॉल्यूम, ये y की मोलरिटी और ये y का वॉल्यूम हो गया। तो बच्चों अपन ने देखा था, याद आ रहा है क्या कुछ, कि m इंटू वी लीटर में ले ले तो ये हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
x है और अपान में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y है और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस तरह से हम मोलरिटी की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि कोई वॉल्यूम है x का, उसकी मोलरिटी कितनी होगी यदि 100 ml x का वॉल्यूम है और y के एक डेफिनाइट वॉल्यूम से ये रिएक्शन करता है जिसकी मोलरिटी नोन है। तो बच्चों आज अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा क्या कि मोलरिटी, इसको अपन क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, और इसको निकालने का क्या तरीका रहता है वो देखा कि मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ solute in moles per liter, we represent solute by B and solvent by A. Then we saw the two cases of different type of solution when one is solid and other one is liquid, and a second case liquid is mixed in liquid. फिर आगे चले, हमने क्या देखा कि molarity is what, number of moles of solute upon volume of solution in liter, number of moles is weight of solute in grams or mass of solute in grams upon molar mass. Then we can substitute these values to this equation, we get molarity equals to weight of solute upon molar mass of solute into 1 upon volume of solution in liter. If volume is taken in milliliter, then it becomes this equation. Now unit will be mole per liter. What is the effect of temperature on molarity? As the volume of, as the temperature increases, the volume of the solution increases, it leads to decrease of molarity. Then we saw NV means इसको इधर ले जाएं तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम जो है, इससे अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और यदि वॉल्यूम को मिलीलीटर में हम लेते हैं तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हम निकाल सकते हैं सोल्यूट के। फिर अपन ने देखा कि एक ये टर्म है x% वेट बाय वॉल्यूम, इट मीन्स x ग्राम ऑफ द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। जब ये कंसंट्रेशन दिया हुआ हो तो उस टाइम पर m इक्वल टू 10 इंटू x% वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूज कर सकते हैं। देन वी सॉ इफ x% वेट बाय वेट इज गिवन, मीन्स x gram of the solute is dissolved in 100 gram of the solution, then formula to be used is molarity equals to 10 into x% weight by weight into density upon molar mass. Density should be taken in gram per ml or gram per cubic centimeter or gram per cc. Here specific gravity is a little different term from the density, more or less it is same. Density of a liquid upon density of water, इन दोनों का रेशो कहलाता है यह स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो तो भी यह डी के फॉर्म में यूज़ करना है, ये यूनिटलेस होगी। फिर हमने क्या देखा कि कोई सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन 2 3 4 सोल्यूशंस को मिक्स कर दे तो उस टाइम पर फार्मूला ये यूज़ करते हैं m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डैश 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 सो ऑन। अब हन में वॉल्यूम्स का सम हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। फिर इससे आगे चले, अपन ने देखा डाल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन। जब कोई सोल्यूशन है उसमें हमने क्या करा, कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, कुछ वॉल्यूम सॉल्वेंट का ऐड कर दिया, तो हम बोलेंगे कि सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया है। डाइल्यूशन के केस में हम यूज़ करेंगे m1v1 इक्वल्स टू m2v2 m1v1। दीज आर इनिशियल वैल्यूज, मीन्स इनिशियल मोलरिटी एंड इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज द molarity and volume before dilution respectively, and these are the value after dilution, मतलब m2 और v2 जब solution को dilute कर दिया गया है तो उसके बाद मिलने वाली molarity और वॉल्यूम है। फिर हमने यहाँ देखा कि यदि solution को dilute करेंगे तो सेकंड जो फाइनल molarity है वो कम रहेगी, इनिशियल molarity ज़्यादा रहेगी, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम कम होगा। इसके बाद ये देखा कि दो सब्सटेंसेस से आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं हम एम एक्स वी एक्स अपॉन n1 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ x, और एम वाई वी वाई अपॉन n2, तो n2 जो होता है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है y का। अब याद करो, शुरू में बताया था आपको m इंटू वी लीटर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स x के हो गए और ये नंबर ऑफ मोल्स y के हो गए। तो बच्चों ये सब
फार्मूले हैं जो मोलरिटी से रिलेटेड है, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करके आना है, 1-2 बार पढ़ के आना है। अगली क्लास में अपन इस पर बेस्ड 10, 15, 20 क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंट वैरायटी के, और देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।